वारदातियों को रंगे हाथों दस्ता की आवाम ने पकड़ लिया है कि वो कोई सच भी बोल रहे हैं जिंदगी में। लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए उन्होंने ये इकदाम किए। वेस्टर्न जोन का मुकम्मल इस्तेहकाम और मुल्क भर में दहशतगर्दों की सपोर्ट बेस का खात्मा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम DNA के साथ मैं हूं सलीम बुखारी और मेरे साथ मेरे सीनियर साथी सलमान आबिद साहब मौजूद हैं। सियासी मंजरनामा काफ़ी गर्म है और आज तो तेवर जो हैं वो सलमान आबिद साहब के भी कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे। बात शुरू करते हैं सेनेट इलेक्शन से। आपने देखा कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से इस वक्त मुल्क में बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। प्राइम मिनिस्टर को अपनों की फ़िक्र है, PDM के सियासी चक्कर हैं, चौधरी सरवर साहब इन हो गए हैं, जहांगीर तरीन साहब आउट हो गए हैं, जिनके बारे में अभी हाल ही में खबरें थी कि वो शायद अब लॉबिंग करेंगे। जोड़ तोड़ में ज़्यादा कौन मुअस्सर है, इसका फैसला तो मेरे ख्याल से आने वाले चंद दिन कर देंगे। धुंध में धुंधला ज़िमनी इलेक्शन, अंधाधुंध धांधली पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन, डस्का ने किस किस को डसा, नौशहरा में खटक ने दिया अपनों को ही फटक, जेल नहीं खेल अलीम आदल का, आस्तीन का सांपों से डर, क्या हुआ जेल में क्या नहीं हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। टेररिज्म से टूरिज्म का कठिन और सब्र आजमा सफ़र जो है, बहादुर सपूतों की कुर्बानी की कहानी, ये वो मौजूआत हैं जिसके ऊपर हम आज गुफ्तगू करेंगे। सेनेट के इलेक्शन के हवाले साहब आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत परेशान हैं, धड़ाधड़ दौरे कर रहे हैं। पहले वो कराची गए, फिर लाहौर आए और आज पेशावर में मौजूद हैं। उनका ख्याल ये है या ऐसे लगता है कि शायद उनके पार्टी के लोग जो हैं वो उनका हुक्म 100% मानने पर आमादा नहीं है। कुछ आवाज़ें हमने सुनी, जैसा कि आपने देखा 13 लोगों ने दस्तखत करके वाडा के बारे में कराची से भेजा। फिर यहाँ पंजाब के अंदर 2 लोग जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, चाहे वो मोहसिन लगारी थे, चाहे वो ख्वाजा सलमानी थे। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। कैसे देख रहे हो पूरे देखिए बुखारी साहब, बात यह है जो हुकूमत होती है ना, उसके असाब अपोजिशन के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो जोड़ तोड़ का जो हुनर है ना, हुकूमत के पास देने के लिए लेने के लिए बहुत कुछ होता है। अच्छा, अब इस वक्त जो आपको बहुत ज़्यादा गुबार नज़र आ रहा है ना, वो अपोजिशन का और मीडिया के अंदर जिस तरह से एक तो लगा हुआ है कि जोड़ तोड़ लोग टूट रहे हैं, PTI से नाराज़ हैं। अब आप ये देखिए कि वहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि जो 12-13 MPA पंजाब में मुस्लिम लीग नून के बुज़दार के साथ खड़े हैं, वहाँ कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, हमें वो 2-3 लोग नज़र आ रहे हैं जो PTI के साथ, वो आपको याद है वो जो खुरम लुगारी साहब थे, वो फिर बुज़दार से मिल लिए दोबारा आके, उन्होंने इमरान खान से मिल ली, मुलाकात हो गई। फिर हमने कहा नहीं 10-12 लोग जो है ना कौमी असम्बली के अंदर भी नाराज़ बैठे हुए हैं। अब वो कहाँ तक नाराज़ हैं उसका भी हमें निकल आएगा जिस वक्त ये सारा पंडोरा खुलेगा सेनेट का इलेक्शन का। मुझे लगता ये है कि इमरान खान साहब जो है वो काफ़ी अरसे से ये कह रहे थे ना कि ओपन बैलेट के तहत इलेक्शन होने चाहिए। अब वो मामला तो होने वाला नजर नहीं आ रहा। बैलेट पे आते हैं, वो एक अलग मौजू है। आपने भी कहा कि हुकूमत बड़ी मजबूत होती है, लेकिन ये हुकूमती के बंदे तो कह रहे हैं कि एक जरदारी सब पर भारी, उसने जो दरफुंतनी छोड़ी है ये यूसुफ रज़ा गिलानी वाली, उस पर जो परेशानी का लेवल है आपको अपनी सफ़ों में, मेरी मुराद आपकी पार्टी से है। देखे ना वो जरदारी आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? वो जरदारी साहब जो है जितने भारी थे वो हमने संजरानी के इलेक्शन में भी देख लिया था ना, कितने भारी थे कि उनके अपने अरकान जो हैं वही उनके काबू में नहीं रहे। वो दूसरों को क्या काबू करते, अपने ही अरकान उनके हाथ में नहीं थे। मलबा डालने उनके ऊपर, एक बंदा उनका गया था, बाकी किसके थे वो भी पता सबके थे ना, दोनों पार्टियों के। जो 2 टिकटें जीत गए थे, जो सीटें 2 जीते थे KPK से, उसका क्रेडिट तो देना जरदारी साहब वो दे देना, लेकिन साथ ये भी बता दें कि वो क्रेडिट कैसे हुआ। वहां ये तो नहीं हुआ कि ज़मीर के मुताबिक, असूल की बुनियाद पे, नजरियात की बुनियाद पे, जमहूरियत की बुनियाद पे, कानून की बुनियाद पे तो वोट नहीं मिले थे। वो जो 6 अरकान वहां पे थे, उससे जो 12, 13, 14 एक्स्ट्रा वोट मिले थे, वो किसने लगाए थे? वो 1 अरब 20 करोड़ रुपए जो वहां लगे थे KPK में, कौन उसका बेनिफिशियरी था वो भी तो देखिए ना। बेनिफिशियरी तो मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा, बेनिफिशियरी देखना चाहिए, लेकिन जनाब वो लोग किनके थे, पैसे कौन दे रहे थे, किसके घर पर ले रहे थे, उसका जिक्र करना आपने मुनासिब नहीं समझा। बिल्कुल ठीक है, आप ये भी जिक्र करें, लेकिन अगला जिक्र भी करें कि उसका बेनिफिट किन लोगों को मिला, कौन लोग जीते। शफाफियत में मानता इमरान खान साहब की, अगर उन लोगों के अगेंस्ट प्रोसीड किया जाता किया ना, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में 18 लोगों को पार्टी से दरबदर कर दिया। कुछ भी नहीं है, ये कोई सजा थोड़ी है। ये तो इनाम है। आप देखिए, आपने उनको तवील अरसे तक रखा, इसके बावजूद कि आपको पता था इन्होंने वोट नहीं दिया, इलेक्शन के करीब आके आपने उनको घर भेज दिया। सजा किधर हुई? सजा ये है कि आप मुझे बताइए, पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने संजरानी वाले खेल में
अब एक कमेटी बनाई थी ना कि हम अपने अरकान को एक्सपोज करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो आज तक कमेटी निकल सकी है? मगर उनमें से किसी ने दावा किया मैं इनकलाब लाऊंगा, मैं तब्दीली नहीं, लाऊंगा, क्या मैं आपके ख्याल में पाकिस्तान बनाऊंगा? आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब जो 24 घंटे जो इनकलाब के दाई बने हुए हैं, मरियम नवाज जो बनी हुई है, मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने इमरान खान साहब की तरह नया पाकिस्तान बनाने की, रियासत मदीना बनाने की बात की हो। ग्रीन पाकिस्तान, सब्ज पाकिस्तान तो और बना दिया रोटी था। कपड़ा मकान के नारे, ये सारे बातें हमने इनकलाब की सुनी हुई है ना। लेकिन जो क्रेडिट उनका है वो आप डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान की बात की थी तो उन्होंने जो किसानों के लिए किया था, ये सब कुछ मंजरनामे के ऊपर है, इसके ऊपर तो दो राय नहीं हो सकती। अब आप मुझे ये बताएं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं, इनको जिस तरह का कॉन्फिडेंस है और यकीनी तौर पे है, मौलाना फजलुर रहमान ने जो कुछ कहा वो हमारे सामने है, आज ये बताएं कि इनकी नॉमिनेशन से फिर हुकूमत परेशान क्यों है? देखिए बात ये है, मुझे बताइए, आज गिलानी साहब ने कहा कि सेनेट के इलेक्शन में एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार है, ये कहा है ना जुमला। अब इस जुमले को जरा लिख के रखिए, बुखारी साहब जब सेनेट के इलेक्शन होंगे ना तो कहेंगे एस्टैब्लिशमेंट ने हमें हरवाने में पूरा किरदार अदा किया है। मेरा नहीं ख्याल कि अब वो ये कहेंगे, इसलिए कि अब तो हम ये बात सुन रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पीछे हट गई है, ये इसीलिए तो उनका ये हाल है। आपने अभी देखा नहीं खान अब्बासी साहब का ट्वीट, उन्होंने कहा कि देखिए जो कहते थे ना कि हम पीछे नहीं है सियासत के, वो नजर आ गए हैं डस्का के अंदर। ये किसने ट्वीट किया है? आप मुझे अपने ईमान से बताएं, अगर एस्टैब्लिशमेंट साथ होती तो ये हाल होना था उनका जो सियालकोट, वजीराबाद, डस्का और फिर नौशहरा में हुआ। यार अपने घर की सीट का आपने जो वहां पर नौशहरा के अंदर सीट जीती है, आपने जो वजीराबाद में सीट जीती है, वो भी तो देखिए ना कि आप मुझे, आपको याद है शहबाज शरीफ साहब के दौर में ज़िमनी इलेक्शन होते थे, मजाल है कोई बंदा अपोजिशन का जीत के दिखा दे शहबाज शरीफ फार्मूले के तहत। ओ भाई, मेरे खुद इमरान खान साहब ने कहा कि कैंडिडेट तो जीतता है उसका जिसकी हुकूमत हो। तो सर फिर इलेक्शन में फिर ये क्यों नहीं जीता नौशहरा में? फिर इसलिए कि इसकी परफॉर्मेंस। अच्छा, अगर परफॉर्मेंस है तो फिर इसका मतलब है डस्का में जो कुछ हुआ फिर उसको भी मान लें आप। नहीं, डस्का में क्या हुआ आप बताएंगे थोड़ा सा? क्योंकि डस्का के अंदर जो है, डस्का के अंदर जो इलेक्शन हुआ, जो कुछ सलमान आबद अब तक वहां के अमले ने कहा, जो उनके बयान है वो बड़े खौफनाक हैं। अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आज यहाँ पे बैठा हुआ है, कल परसों किसी वक्त ये ऐलान कर दे कि जी वहां की वजीराबाद की जो सीट है, डस्का की जो सीट है वो पीटीआई जीत गई है, तो ये सारी अपोजिशन फिर कल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, जो आज इलेक्शन कमीशन के शादियाने बजा रहे हैं। बिल्कुल होगी, उसकी वजह है, देखें ग्राउंड रियलिटीज को ना भूलें आप। सुबह से लेके रात तक मैं और आप देख रहे थे ना इलेक्शन के रिजल्ट्स को, क्या थे ट्रेंड्स ये थे ना कि बिल्कुल क्लोज टू क्लोज 2-3 हजार का वोट कौन रहा था, 3,000 के वोटों से फर्क आ रहा था पीएमएलएन का। मुझे आप ये बताएं कि सारे बाकी के हलकों में तो टर्नआउट हो 30 to 40%, और वो जो 20 हल्के जिसके बंदे गवाह हो गए जो बाद में थैले लेके आए, वहां हो 80 to 90%। इसका कोई एविडेंस कैसे हुआ? ये एविडेंस सिर्फ मरियम नवाज दे रही है ना, आपके पास है एविडेंस का 80% वोट उस हलकों में पड़े? अगर वो नहीं पड़ा तो फिर पीटीआई जीत कैसे अपने आप को दावा कर रही है? मैंने आपको बताया कि 2,500 से 3,000 का जो फर्क था, उसके अंदर से जो 30 पोलिंग स्टेशन आए हैं, उसका फिर नतीजा नहीं निकलना था। देखें, ये तो अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, बिल्कुल ठीक है, क्या सामने आएगा। अच्छा जनाब ये बताएं, पहले तो आपने सारी उम्मीदें लगा ली जहांगीर तरीन साहब से, हमें पता चला वो फलां से मिल रहे हैं, फैसलाबाद गए हुए हैं, आज उन्होंने फलां से मुलाकात की है, अब अचानक पता चला वो तो आउट हो गए, अब सरवर साहब आ गए। जहांगीर तरीन का जो शोशा है, ये किसने छेड़ा था? इसी पाकिस्तानी मीडिया ने ना, जो उन्होंने कहा कि नहीं नाम उतार दिया पीटीआई ने सर, पीटीआई ने। अच्छा आप मुझे बताइए, जहांगीर तरीन की इमरान खान से कोई मुलाकात हुई थी? देखिए मुलाकात तो नहीं हो सकती इसलिए कि वो दुखी हैं, लेकिन जो इलेक्शन वहां से लड़ रहे हैं हफीज शेख साहब, वो दावा करते हैं कि मेरे जाती दोस्त हैं, और वो भी कह रहे हैं मैं इसलिए आया हूं। सर जाती दोस्तों, गिलानी साहब भी कह रहे हैं मेरे बहुत से हुकूमत के अंदर लोग जाती ताल्लुकात की वजह से बैठे हैं, अगर मैं जीतूंगा तो जाती ताल्लुकात। प्राइम मिनिस्टर सर बात ये ना, पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है बुखारी साहब, जो जीतता है ना वो कहता है मैं जाती ताल्लुकात की वजह से जीतता हूं, और जो हारता है ना वो कहता है मुझे एस्टैब्लिशमेंट। अगर तो आप ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब का कोई ताल्लुक इस इलेक्शन से नहीं है, तो फिर एक बात तय हो गई कि चौधरी सरवर साहब उतने मुअस्सर नहीं हो सकते, इसलिए कि साउथ पंजाब के लोगों को जहाज भर भर के लाने का काम सिर्फ जहांगीर तरीन साहब कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये कि जहांगीर तरीन ने राजा रियाज से मुलाकात की, जहां जहां उन्होंने मुलाकातें करनी थी ना हफीज शेख के कॉन्टेक्स्ट में, वो कर चुके हैं, और वहां भी सिर्फ दोस्ती चल रही है, पार्टी के साथ वफादारी नहीं चल रही। सर देखिए बात यह है कि पार्टी में तो अभी वो एक्टिव ही नहीं है। यहां तक भी खबरें आई थी कि उनके बेटे को टिकट मिल रहा है सेनेट का, वो भी डिफ्यूज हो गई खबर, इसलिए अभी वो पार्टी में इन नहीं है। अब उन्होंने जाती ताल्लुकात की बुनियाद पे अगर कोई रोल प्ले किया है तो बड़ी बात है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद झटके से पड़ रहे हैं आपकी पार्टी को। ये फैसल वाडा का इलेक्शन का जो मंजरनामा है वो आपके सामने है, उनकी जो कागजात नामजदगी वो चैलेंज हो चुके हैं। दूसरी तरफ देखें तो MQM के रऊफ सिद्दीकी
जो है उनके भी कागजात का रौला जो परवेज़ रशीद के भी फाइनल challenge हो हुए गया। ये तो चैलेंज हुए हैं ना, यहाँ तो रिजेक्ट हो गए हैं। और सैफ अबरू साहब जो हैं वो भी बाहर हो गए ठीक है। हैं, इसलिए कि वो कॉन्ट्रैक्टर हैं। ये जो मंजरनामा है, ये आपका ख्याल ये है कि हुकूमती पार्टी को सूट करता है या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जहाँ इतनी मुश्किलात पहले ही बढ़ गई हैं इमरान खान साहब की, ये जो छोटे छोटे झटके हैं ये कहीं सेनेट के इलेक्शन पर नहीं सर, इसका तो आप क्रेडिट देना कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो स्क्रूटनी का अमल चल रहा है वो इतना टाइट है कि उसमें हुकूमती लोग भी नहीं बख्शे जा रहे और अपोजिशन के लोग भी नहीं बख्शे जा रहे। और अच्छी बात है, अगर ये लोग स्क्रूटनाइज होके बाहर निकल रहे हैं तो इनके कवरिंग कैंडिडेट मौजूद हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि पहले दावा किया गया कि इलेक्शन कमीशन के तहत जो भी इंतखाब होगा हम उसके नतायज को तस्लीम करेंगे। कबूल किया उन्होंने, तो नौशहरा में अब क्या कर रहे हैं? नौशहरा में कबूल कर परवेज लिया। खटक साहब क्या कर रहे हैं? परवेज खटक ने तो देखिए ना, परवेज खटक का जो भाई है लियाकत खटक, उसने तो बराह रास्त ओपन कैंपेन चलाई ना पीएमएलएन की, तो ये तो पार्टी का स्वाब दीदी हक था ना कि वो उसको वहां से आउट करते, उन्होंने कर दिया। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा, उन्होंने रिजल्ट चैलेंज कर दिए हैं। किन्होंने रिजल्ट चैलेंज कर दिया? जनाब परवेज खटक साहब ने। परवेज खटक साहब 40 हलकों के अंदर धांधली हुई है। सर मैं कहता हूं, वो कहते हैं ना धांधली हुई है, तो साबित करना पड़ेगा ना, सिर्फ परवेज खटक के बयान से तो शफाफ इलेक्शन मुझे नहीं आप होगा। ये बताएं कि हुकूमत जो है, जो जिम्मेदार है शफाफ इलेक्शन कराने के, इलेक्शन कमीशन जो एक रियासती अदारा है, उसके खिलाफ खुद मुद्दई बन गई है आपकी हुकूमत। ये सर आप मुझे बताइए, सुना नहीं पहले? क्यों नहीं सुना? हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन होते थे, बाई इलेक्शंस के अंदर लोग रोते नहीं थे कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हुई है, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद नहीं होती थी। अब आप मुझे बताइए, अब यहाँ पर बैठ के हमने देखा कौमी असम्बली के मेंबर, सूबाई असम्बली के मेंबर, हुकूमत, अपोजिशन, वुज़रा धड़ाधड़ जाते रहे ना इलेक्शंस के अंदर, इनके ऊपर पाबंदी थी ना, क्या कर लिया इलेक्शन कमीशन ने? आप मुझे ये बताइए कि फिर वो उसको उस्मान डार को बैठने की 5 घंटे अंदर इजाजत क्यों दी, जबकि किसी बंदे को घुसने के अंदर इजाजत सर सवाल ये है कि एहसन इकबाल वहां क्या कर रहे थे, राना सनाउल्लाह वहां क्या कर रहे थे? किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठे नहीं थे 5 घंटे के लिए। बात यह है कि पोलिंग स्टेशन में बैठे थे या नहीं थे, अरकाने असेंबली पे पाबंदी थी या नहीं थी? नहीं, मगर आपके यहाँ तो मिसालें ऐसी हैं कि लोग असले वाले लोग लेके साथ गए। सर ये तो असला कल्चर आपको नहीं पता किसने इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान की सियासत में? तो आज आप हुकूमत में थे, पंजाब की हुकूमत ने पकड़ा क्यों नहीं उनको जो धड़ाधड़ फायरिंग कर रहे थे? पकड़े, लेकिन सवाल ये है कि ये जो फुटेज तो मौजूद है ना, वीडियो, सबको पता कि किसने कहां पे असला चलाया, कि उनकी वीडियो फुटेज मौजूद है, पकड़ ले इनको। अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन इसमें पीटीआई का है, कौन मुस्लिम लीग नून का है, कौन किसी और जमात का है। आपको नहीं पता कि नून लीग की ये रवायत नहीं है कि इस किस्म की दहशतगर्दी का हिस्सा बने? वो कौन सा डेथ स्क्वाड था उनका जो मुझे बताएं आप माजी के अंदर? आपको पता नहीं नून लीग किस तरह से इलेक्शन जीत रही है? कालिदम तंजीमों के मरहून मिन्नत फैसलाबाद डिवीजन के अंदर कौन इलेक्शन जीता था? राना सनाउल्लाह की सरबराही में कालिदम तंजीमें क्या करती थी? बात बढ़ जाएगी अगर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये तंजीमें किसने बनाई और किसने बनाई, लेकिन ये बताइए कि वो जीते तो ना, ये चलती रहेगी। इस पर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी के मौजूद पर बात होगी। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है नाज़रीन के डस्का का जो इलेक्शन है उसने क्या रंग बखेरे हैं, क्या किस किस किस्म के नए पहलू जो हैं वो हमारे सामने आए हैं, किस किस्म की दहशतगर्दी हुई है वहाँ। एक ऐसा मुल्क जिसमें इलेक्शन की रवायात तो इसी नौइयत की हैं, माजी में जो इलेक्शन होते थे वहाँ पर ये इस किस्म की दहशतगर्दी के वाक़यात भी होते थे, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो दावा करती है कि हम बिलीव करते हैं इन ट्रांसपेरेंसी, इन शफाफियत, और ये कि हुकूमत इसकी सख्त मुखालिफ है कि किसी किस्म की कुव्वत का इस्तेमाल जो है वो किसी भी मरहले पर, किसी भी स्टेज पर, किसी भी इशू के हवाले से किया जाए। मगर डस्का के अवाम ने जो कुछ देखा वो हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने है। वहाँ जिस तरह लोग दंदनाते फिर रहे थे हवाई फायरिंग करते हुए, वहाँ जिस तरह लोगों ने डायरेक्ट फायरिंग करके 2 लोगों की जान ले ली, बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसके ऊपर किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की तरफ से किसी अच्छे ख्यालात का इजहार नहीं किया गया। बहुत तकलीफ़ की बात है। उन माओं और उन बहनों का अगर आप दुख महसूस करें जिनके भाइयों की, जिनके बेटों की जान गई है, तो ये एक अंदोहनाक वाक़या है, नहीं होना चाहिए था। कौन इसका ज़िम्मेदार है? इसके 2 ही तरीके हैं कि अगर तो पंजाब की हुकूमत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए इसके तह तक पहुँचने की कोशिश करे, जैसा कि एक मशकूक आदमी जो है वो गिरफ़्तार भी हो चुका है, तो कोई बईद नहीं है कि उन लोगों तक पहुंचा जा सके, क्योंकि जब पुलिस चाहती है किसी तक पहुंचना तो वो पहुंच जाती है। जनाब ये बताइए सलमान अहमद साहब कि जो कुछ भी वहाँ हुआ, जिस तरीके से भी हुआ, कहीं इल्ज़ाम लगा कि उस्मान डार साहब ने कहा ये अंदर बैठ के ठप्पे लगाए, कहीं ये इल्ज़ाम लगा कि राना सनाउल्लाह साहब अपने साथ मुसल्लह जत्थे लेके आए थे, उनकी कार्रवाई है। ये जो सारा मिक्स मंजरनामा आपको लग रहा है जिसके नतीजे में
हम ये देख ही नहीं सके कि यहाँ कौन जीता और कौन हारा। एक अजीब किस्म की कंट्रोवर्सी जो है वो है। ज़्यादातर मलबा कह लीजिए, प्रेशर कह लीजिए, दबाव कह लीजिए, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, वो हुकूमत के ऊपर है कि भाई एक रियासती अदारा जो इलेक्शन कमीशन है वो साफ़ सुथरे इंतखाबात क्यों नहीं करा सकता। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए बुखारी साहब, पहले तो मुस्लिम लीग नून को इस डायलेमा से निकलना चाहिए। ये एक अजीब मखमसा है जो मुस्लिम लीग के मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट का हिस्सा है। जहां वो इलेक्शन हारते हैं ना, उसको वो कहते हैं कि यहाँ हमें धांधली से हराया गया है, हम अपनी शिकस्त कबूली करते हैं। और जहां जीत जाएं वहां इलेक्शन कमीशन भी शानदार, वहां जुडिशरी भी शानदार, वहां फौज भी शानदार, और वहां का वोट भी शानदार, और जमहूरियत की जीत। अच्छा, ये मुझे कोई तारीख में वाकया बता दें अगर आपको याद है कि मुस्लिम लीग नून कोई इलेक्शन हारी हो और उसने कहा हो कि हम जो है ना अपनी शिकस्त को कबूल करते हैं। ये हमारे यहाँ नॉर्म है ना। आप देखिए ना, इलेक्शन 2018 का कौन जीता? पीटीआई जीती। इसके बावजूद उन्होंने इल्जाम लगाया कि धांधली हुई है। सबने लगाया। 2013 के इंतखाबात में पीछे चले जाए, आप 70 से शुरू हो जाए। जो दूसरी बात, उससे पीछे चले जाए, जो उससे पहले का इलेक्शन था उसमें उन्होंने कहा कि जो केपीके में इलेक्शन हुए वो तो बहुत ठीक है, और बाकी 4 हल्के। तो मैं ये कह रहा हूं ना, मैं तो मुस्लिम लीग नून का पहले तो किनारे। अब देखिए ना, वजीराबाद में इलेक्शन होता है, नहीं, ये तो शफाफ है। हमारे यहाँ तो नॉर्म है ना सर। मैं आप थोड़ी सी देखिए ना, अगर धांधली करनी है हुकूमत ने, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं ना, नौशहरा तो उनका अपना सूबा था ना, जहां उनकी अपनी हुकूमत थी, इंतजामिया थी, सब कुछ था ना, ताकत थी, पुलिस थी, वो वहां पे भी जीत सकते थे इसी तरह धांधली करके। वो वजीराबाद डस्का के साथ था ना हल्का, वहां पे क्यों नहीं की ये सारा कुछ? देखें, उन्होंने धांधली करने की कोशिश नहीं की, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन हुआ ये कि जो ही उन्हें पता चला कि हम तो इन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार रहे हैं। देखें, सिंध में बाई इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी अपनी सीटें, पीपल्स पार्टी ने जीतना था ना वहां पे। मैं मुकम्मल कर लूं ना, तो फिर ये भी सब्र कर लेना चाहिए था ना कि यहाँ से तो नून ने जीतना है, क्योंकि नून का गढ़ रहा है ये। तो फिर डस्के में फसाद काय के लिए कराया? आपको पता है कि डस्का में जीते क्यों है? एक उम्मीदवार था 2018 के इलेक्शन में, उस्मान नाम का आदमी, जो आजाद उम्मीदवार वहां इलेक्शन लड़ रहा था, उसने लिए 59,000 वोट। इस दफा उसने पीटीआई से टिकट मांगा, उसको टिकट ना मिला। वो आजाद कैंडिडेट जिसने 59,000 वोट लिए थे, वो इस वक्त पीटीआई की हमायत कर रहा था। ये एक फर्क जो है वो हमारे दोस्तों को नजर ही नहीं आ रहा। देखें, ये तो कोई कह ही नहीं रहा कि उन्होंने इतने वोट क्यों लिए। हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट तक क्यों नहीं पहुंचने दिया पीटीआई ने? इलेक्शन के लोगों ने इलेक्शन रोका बैठ के पोलिंग स्टेशन के अंदर। बात ये ना कि यही तो सवाल है। अब इसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा कि किसने रोका, किसने उसके अंदर अपनी इंटरवीन किया, किसने उसमें मुदाखलत की, कौन उसके अंदर जिम्मेदार है? ये इलेक्शन कमीशन ने कमेटी बना दी है ना। इलेक्शन का अमला अगवा हुआ था, उनके 2 बंदों ने जो बयान दिए वो बहुत हॉरेबल हैं। जो बाकी जो 8 लोगों ने कहा, उन्होंने कहा हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, फिर कहां चले गए थे वो? तो सर वो आपको पता है गए थे सर। बात यह है कि जो 8 लोग थे या 10 लोग जो थे, 20 लोग थे, वो वक्फे से आ रहे थे वहां पर। अच्छा, उन्होंने जमा भी करवाया, किसी ने नहीं करवाया। 13 घंटे लग गए सर, पूरी रात यहाँ पर। अगले दिन सुबह तक इलेक्शन का नतीजा नहीं आता। तो बाकी के दूर दराज के इलाकों के कैसे आ गए? तो सर जहां से आए ना, मैंने ये कहा कि अब ये सारा इन्वेस्टिगेट हो रहा है ना, हम मुस्लिम लीग नून का एक नैरेटिव पकड़ लें, यानी अंदाजा लगाएं 3,000 साढ़े 3,000 की जिस वक्त लीड थी, उस वक्त पीएमएलएन ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया था ना। ट्रेंड्स पर जाते हैं, ठीक है ना, तो ट्रेंड्स के ऊपर ही चले ना। तो ट्रेंड्स ये बता रहे थे कि मैच क्लोज है, कोई भी एक पार्टी जीत सकती है, तब हतमी नतीजा आएगा। नहीं, देखें, मुझे यहां पर एतराज ये है, बिल्कुल ये हो सकता है, आप ठीक कह रहे हैं, पुराने आदमी हैं, आपने इलेक्शंस देखे हुए हैं, लेकिन रूटीन में हर हल्के के अंदर 30 से 40% वोटिंग हो रही हो, और उन 20 हल्कों में जो मशकूक हैं, जिन पर एतराज है, वहां 80 to 90% हो जाए यार। सर, ये भी इसके लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए आपको? 80-90% जो टर्नआउट कहा जा रहा है, ये नैरेटिव किसका है? इलेक्शन कमीशन ने दे दिए आपको फिगर के ये 80-90% वोट पड़े। फॉर्म 45 का रौला है सर। फॉर्म 45 जो बाद में आए हैं उनके अंदर यही टर्नआउट है। ये पता चल जाएगा ना अभी जब सिर्फ कल इलेक्शन कमीशन बैठ के इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर इतना बड़ा फर्क आएगा जो आप बता रहे हैं, तो फिर जरा पता चल जाएगा ना कौन कहां पे सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर यही इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में, जिसके एलामिया के ऊपर बहुत हम कह रहे हैं कि जी बड़ा शानदार एलामिया आया, इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को पेनिट्रेट किया, प्रेस रिलीज बहुत खौफनाक है सलमान आबद, ठीक है। लेकिन अगर यही इलेक्शन कमीशन कल परसों ये नतीजा निकाल दे कि पीटीआई जो है वो ये इलेक्शन जीत गई है, तो फिर ये सारे के सारे जो है ना उनकी रुख जो है ना वो इलेक्शन कमीशन की तरफ हो जाएगा। देखा बिक गई, देखा वो कमजोर है इलेक्शन कमीशन, हुकूमत के दबाव में आ गई, हुकूमत ने वहां पे जाके अपना काम दिखा दिया। मैं दाद देता हूं आपके ऑप्टिमिज्म की, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जो कुछ बता रही हैं सर, ग्राउंड रियलिटी तो से ऐसा कुछ नहीं होने सर। ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि मरियम कहती है इलेक्शन कालिदम करार दे दें और नया इलेक्शन करा दें।
इस मुल्क में जो भी इलेक्शन हारेगा उसका मुतालबा यही होता है कि इलेक्शन नया करा दे। वो एक रवायत है ना कि सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। आज शिबली फराज सर, साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बात तो कर लेने देना पूरी मुझे। जो कुछ हुआ उन्होंने कहा कि देखिए जी, हम तो डस्का में भी हार गए, हम तो नौशहरा में भी हार गए। वो फिर किसी ने याद दिलाया उसको कि खुदा के लिए क्या कह रहे हैं। सर मुंह से तो ये भी निकलता था मरियम के अंडे जो है वो इतने रुपए किलो हैं। तो मुंह से ये भी तो निकला था ना कि जापान और जर्मनी का बॉर्डर एक है। मैं कह रहा हूं, तो ये निकल जाती है, जबान फिसल गई है, उनकी भी फिसल गई, यहाँ सियासतदानों की फिसलती है ना जबानें। देखें मगर फ़र्क है, जब आप इंटरनेशनल फोरम पे बैठ के इतनी बड़ी दरफुंतनी छोड़ते हैं तो उसका तासर और उसका असर जो है वो मुख्तलिफ होता है। और अगर आप घर में अपने घर में बैठ के कोई बात कर लें उसका और होता है। ये बताइए कि वज़ीराबाद के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बयान है, जिसके एतबार से मेरे ख्याल से तो बिल्ली बाहर आई है थैले से, लेकिन लगता ही है कि बिल्ला बाहर आ गया थैले से। सर मैंने तो एक आपको कहा, ये सारा मामला अगले 72 घंटे के अंदर अंदर आउट हो जाएगा, निकल आएगा। क्योंकि निकलेगा कैसे? या इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि ये इलेक्शन जो है गलत हुआ है और हम इस इलेक्शन को इन कम से कम वो जो 30 पोलिंग स्टेशन है हम उसका इलेक्शन दोबारा करवाते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन वो जीत गए। और तीसरा वो कहेंगे कि पूरा इलेक्शन हम कालिदम करार देते हैं। ये तो मुतालबा है ना, ये तो मुस्लिम लीग का मुतालबा है। सर मुस्लिम लीग नून तो माशाल्लाह माजी से सारे मुतालबे करती आ रही है। अभी 2018 का भी मुतालबा है कि इस पूरे मुल्क में नया इलेक्शन करवाएं। और पीडीएम के सरबराह तो कहते थे कि असेंबलियों में हलफ लेने ही ना जाए। मुझे जल्दी से ये बताएं कि कौन सा ऐसा मुतालबा किया है मुस्लिम लीग नून ने जो माजी में पीटीआई ने नहीं किया? सर पीटीआई ने किया ना, पीटीआई ने कहा 4 हल्के खोल दे, उसी में आपने 2 साल लगा दिए। अच्छा, खुल गए वो, खुल के वहां दोबारा इलेक्शन भी हुआ, नतीजा क्या निकला? आपको पता नहीं नतीजा क्या निकला? उसमें कौन लोग जीते? आप बताएं ना। ख्वाजा साद रफीक जीता, ख्वाजा साद रफीक जीता, यहाँ पे लाहौर का तो हल्का जीता। अयाज सादिक जीता, अयाज सादिक जीता। उसको मुझे बताएं वहां पे लोधरा में क्या हुआ? नहीं, एक देखें, गुजारिश ये है कि जब आप ये कहें कि ये पूरे का पूरा इलेक्शन फूड है, और ख्वाजा आसिफ का तो आज तक खुल ही नहीं सका। नहीं, खुल इसलिए नहीं सका कि अदालतों ने कहा ना, वो उन्होंने अपनी मर्जी से थोड़ी बंद रखा उसको। सर बात ये है ना कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक डायलेमा देखे ना। अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ने मैच्योर होना है, बुखारी साहब शिकस्त को तस्लीम करने का हौसला भी तो पैदा करे ना। सारी उम्र आपने जीतना नहीं है, कभी हारना भी है। यही जो डस्का की सीट है कई सालों से पीएमएलएन जीतती आ रही है ना। अगर वो इस दफा हार गए हैं तो आप सारे इलेक्शन को मशकूक करार दें। वजीराबाद में मैं कहता हूं इलेक्शन ठीक हुआ है, नौशहरा में ठीक, सिंध में ठीक हुआ है, जेयूआई जीती पशीन में वो ठीक हुआ है, सिर्फ डस्का में खराब हुआ है। नहीं तो फिर ये बताएं कि हुकूमत क्यों कह रही है कि नौशहरा में ठीक नहीं हुआ? अरे हुकूमत कह रही है तो हुकूमत को साबित भी करना है ना। तो ऐसे कहने से क्या फर्क पड़ता है? साबित जिस तरह वहां नहीं होगा इसी तरह साबित यहाँ। फिर इसका मतलब है कि डस्का का अगर साबित नहीं होना तो फिर इसका मतलब है पीटीआई निश्चित। मेरा ख्याल ये है कि जबकि नून लीग मुतालबा कर रही है कि पूरा इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, कम से कम इन 20 हल्कों का जो कंट्रोवर्शियल है वहां पर तो रीपोलिंग होनी चाहिए। आई थिंक इट इज इन ऑल फेयरनेस। ये डिपेंड करता है कि कल जिस वक्त इलेक्शन कमीशन इसको इन्वेस्टिगेट करेगा उनको कितने सॉलिड रीजंस मिलेंगे। अगर उनके वाकई ये रीजंस हुए तो मैं आपके साथ खड़ा होकर तायद करूंगा कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन भी शायद वो जो आपने बात की ना वो कर देगा। लेकिन मुझे इसका इम्कान नजर नहीं आ रहा। चलिए इंतजार कर लेते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हलीम आदिल शेख साहब के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया। चलते हैं ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे हम हलीम आदिल शेख साहब के साथ क्या हुआ, किसने मशवरा दिया था उनको कि जनाब आप मुसल्ला गार्ड लेके और चले जाएं जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, पोलिंग स्टेशन के सामने जाके बैठ के आप कुव्वत का इजहार करने लग जाएं। फिर इलेक्शन कमीशन के अमले ने, यानी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने इतला दी प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को। वहाँ से एक ख़त जारी हुआ एसपी मलीर को कि जाके उनको वहाँ से उस इलाके से बाहर निकाल दें। उन्होंने उनको हिरासत में लिया और फिर वहाँ जो तकरार हुई उसके नतीजे में एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसके ऊपर जो है एंटी टेररिज्म एक्ट जो है उसका नफाज भी हुआ और वो यूं जेल भेज दिए गए। पहले वो पुलिस की कस्टडी में 2 दिन के लिए गए, फिर उनको जेल भेज दिया गया। जेल में जाने के बाद भी ड्रामा ख़त्म नहीं होता है, बल्कि एक नया रंग लेता है कि उनके साथ तशद्दुद भी हुआ। वहाँ सांप छोड़ा गया उनके कमरे में, फिर उनके पास डंडा भी मौजूद था जिससे उन्होंने सांप का जो है वो जो हशर नशर किया वो भी हमारे सबके सामने है। आदत के ऐन मुताबिक पीटीआई का मुतालबा यह है कि वहाँ के आईजी को बदल दिया जाए। आईजी को बदलने की बड़ी पुरानी रवायत है। वहाँ पर सिंध पर कब्जा करने का जो ख्वाब है पीटीआई का, ये कोई नया नहीं है। 4 मरतबा पहले माजी में कोशिश हो चुकी है, कभी आर्टिकल 149 के तहत, कभी जीडीए के साथ इत्तेहाद करके, कभी एमरजेंसी लगा के, कभी गवर्नर रूल की बात करके। लेकिन आज तक चूँकि इस ख्वाब की ताबीर नहीं हुई है, लिहाजा ये सिलसिला जारी है। सिंध के जो तर्जमान हैं मुर्ज़ा वहाब, उनकी तरफ से इसकी शदीद अल्फाज में यानी
तरदीद भी की गई है और ये कहा गया है कि उन सिंध हुकूमत का इसमें कोई दखल नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अहकामात के तौर पर तमाम इकदाम किए गए हैं। जनाब व्हाट्स योर टेक? कितना अपना बुखारी साहब मासूम तज़किया कि हमने सिंध हुकूमत कहीं मुलव्वस नहीं है, ये जो कुछ कर रहा है इलेक्शन कमीशन कर रहा है। यानी माशाल्लाह पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन इतना खुद मुख्तार हो गया है, इतना ताकतवर हो गया इस पाकिस्तान के अंदर, वो खुद से इंडिपेंडेंट फैसला करने की पोजीशन में आ गया है। आप मुझे बताइए, अलीम आदिल शेख साहब ने जो कुछ किया, क्या वो दहशतगर्दी के जुमरे में आता था? क्या आप उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा काटेंगे? अगर बॉडीगार्ड लेके गए थे, कौन सा एमपीए, कौन सा एमएनए, कौन सा वजीर अपने इलाकों में, अपने हलकों में बगैर बॉडीगार्ड के, मुसल्ला गार्ड लिए बगैर फिरता है? मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मुझे ये बताइए कि क्या वहाँ जो बरसरे इक़्तिदार हुकूमत है पीपल्स पार्टी, उसका भी कोई बंदा गया असला लेके और मुसल्ला गार्ड लेके साथ? सर आप मुझे बताइए, जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी भी हलके में इलेक्शन होता है, आप मुझे बताइए मुसल्ला लोग नहीं आते, असला इस्तेमाल नहीं होता, हवाई फायरिंग नहीं चलती? यहाँ तो बार एसोसिएशन के इंतखाबात के बाद भी लोग धड़ाधड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। खान साहब की तरह से आप भी ये कह रहे हैं कि 2 wrongs make 1 right? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि बात ये है कि दहशतगर्दी का जब आप पर्चा काटेंगे अपोजिशन लीडर के खिलाफ, तो आप फिर ये मैसेज क्या दे रहे हैं? मैसेज ये दे रहे हैं फिर एक रिएक्शन की पॉलिटिक्स आएगी जो पीटीआई कर रही है, वो जाके आईजी के ऊपर पड़ गए। पहली बात तो ये है कि ये मुझे बताइए, क्या ये एक्शन हुकूमत ने इनिशिएट किया था या इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से को ऑर्डर दिया था? क्योंकि सारी एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के तहत। सर मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये इलेक्शन कमीशन ने इनिशिएट किया था। अब आप हलीम आदिल शेख साहब की स्टोरी सुनिए। इलेक्शन कमीशन ने माना कि सर वो इलेक्शन कमीशन ने माना ना, इसलिए कि पीछे कौन है? हमारे यहाँ जो सूबाई हुकूमतें, मिसाल के तौर पे अभी आप कहते हैं कि जी दस्का का इलेक्शन हुआ है, यहाँ हुकूमती मशीनरी काम कर रही थी, आईजी जो है और वो जो अपना चीफ सेक्रेटरी जो है फला साहब जो है वो कॉल ही नहीं सुन रहे थे। वो किसके कहने पे अगर कॉल नहीं सुन रहे थे तो हुकूमत होगी ना पीछे। 1 मिनट सांस लें, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। मैंने आपको इसलिए रोका है कि बात हो रही है अलीम आदिल शेख साहब वहाँ क्यों गए, उनको किसने कहा कि यहाँ से हटा दें, गिरफ्तारी कैसे हुई, मुकदमा कैसे दर्ज हुआ। लेकिन ये आईजी के तबादले का जो मुतालबा आपकी तरफ से आ रहा है, खुदा के वास्ते क्या आपने सिंध में भी 6 आईजी तब्दील करने ताकि पंजाब का रिकॉर्ड जो है वो बराबर हो सके? सवाल ये है कि आईजी तबादला जो है, जब हमारे यहाँ पुलिस को सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर क्या उसका नतीजा निकलेगा? जब आप ये कहते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स करें, तो उस पुलिस रिफॉर्म में पहली बुनियादी खामी क्या निकल के आती है कि पुलिस की सियासी निज़ाम में जो मुदाखलत है, यानी सियासी निज़ाम जो मुदाखलत करता है, उसकी वजह से हमारी पुलिस बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो गई है। अब वो कौन करता है? वो आपके हुकूमतें करती है ना, वो वज़ीर करते हैं ना, वो सूबाई वज़ीर करते हैं ना। मासूमियत से ये मान रहे हैं कि पंजाब में भी जो 6 आईजी बदले हैं वो उनके सियासी किरदार की वजह से। सर बात ये है कि मैं तो ये कह रहा हूं पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक सूबे की मैं बात नहीं कर रहा, जब आपके यहाँ पुलिस को सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाएगा तो यही कुछ होगा ना जो आपको सिंध में होता नजर आ रहा है। बुज़दार ने क्यों नहीं होने दी पुलिस रिफॉर्म्स जो करने के लिए वो यहाँ पर बाकायदा लाए गए थे, वो जो केपीके में आईजी थे? सर आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस हद तक करप्ट है कि वो खड़ा ही पुलिस के ऊपर है। ओए आप तो तब्दीली का नारा लगा के आए, खुदा के वास्ते आप तब्दीली के लिए देखिए ना, तब्दीली के लिए आपके अरकान असेंबली, आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड, आपका वो सारा पॉलिटिकल सिस्टम जिसके ऊपर आपने मीनार खड़ा करना है तब्दीली का, वो पहले उसको तो मजबूत बनाए ना, वहां तो वो पॉलिटिकल विल पैदा करे ना। पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर, पुलिस के अंदर जब वो पैदा ही नहीं हुई तो उसमें से तड़का लगाएंगे जी पुलिस रिफॉर्म्स हो जाएंगी। कैसे पुलिस रिफॉर्म्स हो जाएंगी? मुझे मतलब ये हुआ कि आप जिसको मर्जी जब मर्जी पकड़ लें पंजाब में, सिंध में भी ऐसी हो रहा है, चाहे किसी चर्च डाल दें, किसी के ऊपर जो मर्जी डाल दें, बताएं बुखारी वो साहब, सब ठीक है। बुखारी साहब आप मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर उनको गिरफ्तार कर लिया, क्या मत आ गया? सर मैं आप मुझे बताएं कि सिंध के अंदर जो वडेरे जो हैं पुलिस का इस्तेमाल करते हैं अपने मुखालफिन के खिलाफ, उसकी तो रोजाना खबरें पढ़ते हैं ना? नहीं पढ़ते हम? पंजाब में नहीं होता है ना, केपीके में नहीं होता, हर जगह हो रहा है। फिर तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप पुलिस को सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल करेंगे, जैसे अलीम आदिल शेख के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, तो फिर उसका नतीजा ये निकलेगा जो पाकिस्तान में आज हो रहा है। यानी वो आपके लीडर के मुताबिक जो है बहनोई की जमीन का कब्जा छुड़ाने के लिए आईजी बदल देना वो ठीक है? सर अगर वो देखे ना, जो आप कहते हैं कब्जा छुड़ाना, सर बात ये है कि उसी आप ये बताइए 4000 कनाल के करीब जमीनें जो है वो बागुजार भी तो करवाई हैं यहीं पर कब्जा ग्रुपों से। यहाँ ठीक था, वहाँ हलीम आदिल शेख के यानी जो फार्म हाउस है उस पर एक्शन हो गया तो बड़ी क़यामत गुजर गई। तो करते हैं पॉलिटिकल स्कोर है ना, वो हम सब करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप उसको सपोर्ट करते हैं ना,
मैं सपोर्ट करता हूं ना कि पाकिस्तान में जो भी है, जितना भी ताकतवर है, अगर वो कब्जा ग्रुपों के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए ना। मुर्तजा वहाब ये कह रहा है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ये कहती है कि कानून सबके लिए बराबर है, लिहाजा हलीम आदम माशाल्लाह कोई आसमान से नहीं उतरे। वो बाकी आसमान से नहीं उतरे। ये वहाब साहब को कहना कि बाकी लोगों के बारे में आपको क्यों नहीं ख्याल आता कि कानून सबकी नजरों में बराबर होता है। मसलन मिसाल के तौर पे वहां जो लोग जाते हैं रूल ऑफ लॉ को जिस तरह से वायलेट करते हैं। आप ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का कौन सा लीडर है जो गिरफ्तार नहीं हुआ, कौन सा लीडर है जिसने नैब नहीं भुगती, कौन सा लीडर है जिसने जेल नहीं काटी। यहाँ पंजाब में क्या हो रहा है? अब आप मुझे बताइए, इस वक्त सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, 13 वर्षों से हुकूमत है ना। आप मुझे बताइए कितने लोग, हुकूमती लोग जो हैं वो कानून की गिरफ्त में आते हैं। आप 13 वर्षों में इसी दौर की ले लीजिए लिस्ट में बताने लगता हूँ आपको, आप लिखते जाए, चाहे वो शर्जील मेमन है। एक नाम नहीं है शर्जील मेमन, तो नैब के हाथों पकड़े गए ना। बाकी बताइए पुलिस ने क्या कर लिया? नैब किसकी है, कौन इस्तेमाल कर रहा है नैब को, आपको नहीं पता? हाँ जी, किसको किस इस्तेमाल कर रहा है आपको नहीं पता? नहीं, आप मुझे बताइए ना। रियासत के 2 इंस्टीट्यूशन जो हैं इस वक्त यूं समझ लें कि वो सख्त तनकीद की। सर आप उस नैब को क्रेडिट दें जिसने, मेरी बात सुने, नैब को क्रेडिट दें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में लिखा गया है जितनी 16 वर्षों में रिकवरी हुई वो पिछले 3 वर्षों में रिकॉर्ड साज रिकवरी नैब ने की है। ब्रॉडशीट में जो लिखा गया वो ना पढ़े। नहीं ना, फिर आप इसको भी पढ़े कि सबसे ज्यादा रिकवरी अगर हुई है तो पिछले 3 वर्षों में नैब ने करके दिखाई है। जहां पाकिस्तान का इतना सरमाया तबाह कर दिया गया, ब्रॉडशीट उसका ना जिक्र करें। और उसका भी जिक्र करें ना, जितना लूटा हुआ पैसा वापस लिया उन्होंने, उसके बारे में बात करते हुए हम क्यों परेशान हो जाते हैं नैब के बारे में? अभी आपको पता है जितने सियासी केसेस उन्होंने किए हैं उनमें से एक पैसा। अच्छा आप एक बात मुझे बताइए, आपको पता है कन्विक्शन रेट कितना है नैब का इस वक्त? कितने लोगों को सजाएं मिलती है, किस परसेंटेज के साथ? पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों में नैब जो है सबसे ज्यादा कन्विक्शन के ऊपर। देखिए जो कन्विक्शंस हैं, जो रिकवरीज हैं, वो सारी प्ली बार्गेन के एतबार से प्ली बार्गेन होती है ना। आप देखें वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि उसका 25% जो है वो नैब के ऑफिशियल्स को मिलता है। ये एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर फिर किसी वक्त बात करेंगे। नाजरीन ब्रेक के लिए चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आखिरी सेगमेंट में जो मौजूआत मैंने बताए थे शुरू में उनके ऊपर चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन बात कर रहे थे हम कि सियासी मंजरनामा मुल्क में क्या है। अब ज़रा इससे थोड़ा सा हटते हैं। वो जो कौम के बहादुर सपूत हैं, वो जो कौम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, वो जो कौम के हीरोज़ हैं, थोड़ी सी बात उनकी कर लेते हैं। आज DGISPR जो हैं उन्होंने दोबारा बाबर इफ्तिखार साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने फ़ौज की कुर्बानियों ही का जिक्र नहीं किया बल्कि कौम ने इस टेररिज्म के फितने के ऊपर काबू पाने में जो किरदार अदा किया है उसकी बड़ी तफसील से बात की है। देखिए 2 बातें तो बिल्कुल वाज़े हैं। एक बात तो यह है कि ये अपोजिशन की तरफ से, ख़ास तौर से पॉलिटिकल हलकों की तरफ से ये कहा जाता है कि फ़ौज का कोई आइनी रोल नहीं है। ये बात बिल्कुल बेमानी है। 1973 का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़े, उसके आर्टिकल 3 में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस आर कस्टोडियन ऑफ पाकिस्तान टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नेशनल आइडियोलॉजी। ये 2 इतने अहम रोल जब उसको आइन तफवीज़ करता है तो फिर हमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि उनका कोई आइनी रोल है या नहीं है। इसमें कोई शुबा नहीं है नाज़रीन कि उन्होंने न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान जैसे बदनीयत और कमीने दुश्मन के मुकाबले में पाकिस्तान की सरहदों का हमेशा इफ़ेक्टिवली दिफा किया है, और टेररिज्म जिसने पाकिस्तान के पूरे मुआशरे को जकड़ रखा था उसके लिए जितने भी ऑपरेशन लॉन्च किए गए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ से, उसके नतीजे में आज हम चैन की नींद सोते हैं। वरना हमारी मस्जिदों में, हमारे इमाम बारगाहों में, हमारे महल्लों में, हमारे गलियों में जिस तरह से खून बहता था, जिस तरह से लाशें जो हैं वो बिखरी पड़ी होती थी, आज वो मंजरनामा नहीं है। सो हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान आर्मी जी। इसके बारे में हम, मैं और तुम लड़ तो नहीं सकते सलमान, लेकिन देखिए ना यहाँ, सॉरी आप कुछ पहले प्लीज आप ये क्रेडिट दें। देखिए मसला सिर्फ फौज का नहीं है। इस पाकिस्तान ने जिस तरीके से दहशतगर्दी की जंग में एक कलीदी किरदार अदा किया, सब ने, सियासी क़यादत ने, अपने फौजी क़यादत ने, हमारे इंस्टीट्यूशन ने, हमारे इदारों ने, हमारे अफराद ने, उसको आप अप्रिशिएट करें कि आज पाकिस्तान दहशतगर्दी में वहाँ नहीं खड़ा बुखारी साहब जहाँ चंद बरस पहले हम खड़े थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि पहली दफ़ा ये नैरेटिव भी पाकिस्तान के अंदर फौज ने डेवलप किया कि ये लड़ाई सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे नहीं लड़ी जाएगी। इसके लिए नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा। आपके मदारिस के रिफॉर्म्स, आपकी एजुकेशनल रिफॉर्म्स, आपकी सोशल मीडिया रिफॉर्म्स, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिफॉर्म्स, आपके यहाँ फाइनेंशियल एक्शन जो अपना FATF है, ये सब चीज़ें हुई हैं।
तो इसलिए मैं तो आप एक जगह पे खड़े हैं कि ये पाकिस्तान को एक अप्रिशिएट करना चाहिए कि बड़ी मुश्किल जंग जिसका हमने मुकाबला किया। मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन जो एक रोल सियासी जमातों ने, सियासी हुकूमतों ने, सूबाई हुकूमतों ने करना था, बल्कि मरकजी हुकूमत ने भी करना था, वो था नेशनल एक्शन प्लान के तहत। उसमें जितनी मिजरेबल परफॉर्मेंस है तमाम सियासी आपको पता है ना, तमाम सियासी हुकूमतों की, तमाम मैं थोड़ी सी से आगे बढ़ाता हूं। आपको याद है कि एपिक्स कमेटी बननी थी ना फेडरल गवर्नमेंट में और फिर प्रोविंशियल चारों गवर्नमेंट में, कई साल तक उनके इजलास नहीं होते रहे। अब वो जो बात आप कह रहे हैं ना कि जो सियासी जमातों ने अपना रोल प्ले करना था, अनफॉर्चुनेटली सियासी जमातें आपस में उलझी रहीं, हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाइयां चलती रहीं, उसमें जो काम सियासी जमातों को लीड करना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। उसकी वजह से भी हमें वॉर ऑन टेररिज्म के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और आज भी वक्त है हम इसमें ब्लेम गेम में जाए बगैर, मैं इमरान खान साहब को भी कहता हूं कि वो ब्लेम गेम में अपोजिशन को उस तरह से ना लगाएं, लेकिन आप वॉर ऑन टेररिज्म पे खास तौर पे जो नेशनल सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं वहां आपका एक बयानिया होना चाहिए। वहां मुख्तलिफ किस्म के बयानिए जब हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं उससे पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचता है और दुश्मन उसका फायदा उठाता है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन हमने देखे हैं, चाहे वो ऑपरेशन सवात था, अगर आपको याद हो, जब मौलाना फजलुल्लाह वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव थे, उसके बाद ज़रब अज़ब, उसके बाद ये रद्दुल फसाद, ये जितने भी ऑपरेशन हैं, इसके अंदर एक और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, वो ये कि दुनिया भर में चाहे जंगें हों, चाहे इंटरनल महाज के ऊपर कोई ऑपरेशंस हों, जो रेशो है वो होता है 1 ऑफिसर 10 सिपाही जो है सोल्जर, उनका। और पाकिस्तान का ये एजाज़ है कि यहाँ पर 5 सिपाहियों के साथ एक फ़ौजी अफसर जो है उसने अपनी जान जो है वो शहादत, जाम शहादत नोश किया है। ये दुनिया की, अगर आप चले जाएं जो नेशनल विजडम की बुक है उसमें देख लें आप, नेशनल बुक ऑफ डिफेंस में पढ़ लें आप, ये पाकिस्तान का रोल जो है और जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का कमाल है। और इसके साथ साथ जो अमन मिशन के एतबार से यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का रोल है, उसकी दुनिया भर में तारीफ की जाती है, हर लेवल के ऊपर तारीफ की जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा हमसाया मुल्क भारत हमें पूरी दुनिया में इस बात पर रुस्वा करने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान की रियासत बतौर रियासत टेररिज्म के अंदर इंगेज है, और हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो उसको तायद करते हुए नजर आते हैं। बुखारी साहब, अनफॉर्चुनेटली देखिए, हिंदुस्तान ने जितनी दफ़ा भी कोशिश की कि पाकिस्तान पर मुरबा डाला जाए, उतनी ही दफ़ा मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारी मुसल्लह अफवाज के जो ख़ास तौर से पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, चाहे वो एयरफोर्स के थे, चाहे नेवी के वो सरबराह थे, उन्होंने दंदा शिकन जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कोई वजह नहीं है कि हम हिंदुस्तान कामयाब होने दें, जितनी मर्जी कोशिशें वो कर लें। देखिए, जो CPAC है उसकी दुश्मनी हिंदुस्तान की तरफ से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो तो आपको पता है मोदी ने साफ कहा था कि मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे आप ये बताइए कि जब वहाँ हमने वो कुलभूषण साहब को पकड़ा, वो क्या करने आए थे वहाँ पर? वो CPAC को तबाह करने के लिए आए थे। क्या हम उन्हें ये खुली छुट्टी दें कि वो ये करें? पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में आप जो मर्जी कर लें, लेकिन ये बात तय है कि दुश्मन कभी जुर्रत नहीं कर सकता। मैं आपको प्रोग्राम का ख़त्म होने का वक्त है, मैं एक कोट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की 3 मुसल्लह अफवाज जो हैं, उनके 3 सरबराहों ने कांग्रेस पार्टी को भी और बीजेपी को भी ये कहा कि पाकिस्तान से हम कन्वेंशनल वॉर नहीं जीत सकते। ये रिकॉर्ड की बात है। ठीक है। और एक साबिक जर्नैल ने मेरे साथ शेयर किया जब मैं सिंगापुर में था एक कॉन्फ्रेंस के हवाले से, कि जब तक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का एक सिपाही बलूचिस्तान में मौजूद है, बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान और ट्रंप ने जो एक जुमला हिंदुस्तान में बैठ के कहा ना, आपको याद है ना, उसने कहा कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वॉर ऑन टेररिज्म में पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है और हम इनकी कुर्बानियों को वॉर ऑन टेररिज्म के तौर पर लेजिटिमाइज करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। मोदी के घर में बैठ के वहां पर ट्रंप का ये कहना खुद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सियासतदानों के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, एक एप्रिसिएशन लेटर था जो वहां से मिला। और उस वक्त मोदी हुकूमत, आपको तो याद है इंडियन मीडिया में कितना शोर मचा था कि ट्रंप ने आकर यहां पर आके हमें ही लताड़ दिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था शुरू में कि आज तेवर सलमान आबिद के ठीक नहीं है। आपने प्रोग्राम के अंदर देखा, बड़ी भरपूर तरीके से उन्होंने अपने मौक़िफ़ की हमायत में आर्गूमेंट दिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, लेकिन एक आखिरी जुमले के साथ कि खुदा के वास्ते हर चीज़ तकसीम कर लें, लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को तकसीम करने की कोई कोशिश ना करें, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सलीम बुखारी और सलमान आबिद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक मरतबा फिर। बड़ा शानदार जुमला।